नमस्कार बच्चों। मैं हनुमान नगर मनपा शाला कालंदीवली पूर्व से स्नेहल उपाध्याय आपका यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ। आज हम आपके बाल भारती का पाठ 9 बादल को घिरते देखा है, ये कविता है। उससे यहाँ पर आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके कवि कौन है? नागार्जुन। ये नागार्जुन जी हैं, जिन्हें बाबा नागार्जुन ऐसा एक उपाधि दी गई है, कहा जाता है। इनका जो जन्म है 30 जून 1911 में तैरोनी दरभंगा बिहार में हुआ है। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई है। अब इनके परिचय में बाबा नागार्जुन, इनके परिचय में देखें। जो नागार्जुन जी हैं कवि, हिंदी, मैथिली, साथ ही साथ ये संस्कृत और बांग्ला, इसके भी लेखक और कवि रह चुके हैं। इसलिए लेखक और कवि दोनों की उपाधि इनको मिली गई है। अप्रीतम लेखक और कवि थे। अप्रीतम यानी इनको लिखने में बहुत ज्यादा रुचि थी। हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला, इन भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। आप भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि हैं। बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में कविता लिखते थे। मतलब लेखक यहाँ पर गद्य, न केवल गद्य ही बल्कि इन्होंने पद्य भी इन चारों भाषाओं में लिखी है। अब गद्य जो है वो लिखने में कहानी है, हम उसे लिख सकते हैं, लेकिन जो कविता होती है ना बच्चों, उस कविता को लिखने में बहुत रस लगता है। मतलब हम अपनी भावनाओं को एक लयबद्ध में जहाँ पर हम प्रस्तुत करते हैं ना, वहां पर कविता होती है। तो इसे लिखना आसान नहीं होता है। लेकिन ये कैसे थे? ये भारतीय वर्ग संघर्ष, यानी इन्होंने अपने उस समय के अनुसार, उस वर्ग के अनुसार इन्होंने क्या किया? संघर्ष किया। और संघर्ष करके इन्होंने बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में कविता लिखी है। और इनकी कुछ कृतियों में हम आ रहे हैं। कृतियां देखें इनकी: युगधारा, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, भूल जाओ, पुराने सपने आदि। ये सब क्या है? इनकी कविताओं का संग्रह है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, और जो सबसे ज्यादा प्रचलित कविता हुई है अलग अलग भाषाओं में, ये कुछ उनकी भाषाओं के अलग अलग कविता संग्रह है। बाबा बटेश्वर नाथ, नई पौध, आसमान थे चांद तारे, कथा मंजरी, जिसके भाग 1 और 2, विद्यापति की कहानियां, ये सारे उनके क्या थे? बाल साहित्य थे। यानी बच्चों के लिए, बालकों के लिए उन्होंने ये सारे क्या बनाए? इन्होंने ये सारे उनके लिए साहित्य बनाए। अब हम अपने पद्य से संबंधित आ जाते हैं। जो पद्य संबंधी होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? वो पूरे पद्य का एक निचोड़ होता है। आप 1/3 सारांश इस रूप में लिखते हैं ना। तो जब हम पद्य से संबंधित या गद्य से संबंधित कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो वहां पर हमें उस पद्य में या गद्य में क्या समाहित है, मतलब उसके अंदर क्या है, पूरा निचोड़ वो यहाँ पर हमको दिखाई देता है। जैसे रस की अनुभूति करने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। कविता क्या है? कविता जैसे मैंने आपको बताया, एक उसमें क्या होता है? लय, एक क्रम और रस की अनुभूति, जहां पर हमें किसी जैसे अलग अलग हमारी जो भावनाएं होती हैं उसकी अनुभूति करना, हाँ, और उसको सुंदर रूप में अपने हृदय का भावनाओं को प्रकट करना,
क्या है? कविता है। और अब इस कविता में जो बाबा नागार्जुन जी हैं, उन्होंने प्रकृति सौंदर्य के वास्तविक रूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब आप देखेंगे कि इस कविता के अंदर क्या है? प्रकृति। प्रकृति का बहुत ही सुंदर इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। अब हम अपनी कविता पर आएंगे। अमल धवल गिरी के शिखर पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल, अमल यानी स्वच्छ, धवल यानी सफेद, शिखर यानी पर्वत की ऊंची ऊंची जो चोटियां होती है ना एकदम, उससे वहां पर बादल को घिरते देखा है। छोटी छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। जैसे यहाँ पर क्या कहा कवि ने, बाबा नागार्जुन जी ने क्या कह रहे हैं कि जो सफेद स्वच्छ गिरी यानी पर्वत की जो ऊंची ऊंची चोटियां होती है, वहां पर बादल, जो एक बादल घिरेगा ना बच्चों, तो वो एक अलग ही आकर्षक दिखाई देगा, कुछ अलग सा दिखाई देगा। जहाँ पर स्वच्छ है, एकदम सफेद है, अगर वहां पर कुछ अगर एक काला छोटा सा दाग भी रहेगा तो स्वच्छ रूप से हमको दिखाई देगा ना। तो वहां पर एक बहुत बड़ा बादल है जो घिर गया है और बहुत ही स्वच्छ रूप से दिखाई दे रहा है। और छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती क्या है? ओस। ओस को यहाँ पर क्या कहा गया? छोटे छोटे मोती, उसके शीतल तुहिन कणों। तुहिन यानी ओस, जो मोती है, ओस के जो छोटे छोटे कण है मोती, वो मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर, मानसरोवर यानी एक झील है, मानसरोवर बहुत बड़ा झील तालाब मानसरोवर नाम से विख्यात है। वहां पर स्वर्णिम कमल, अर्थात जो कमल वहां पर खिल रहे हैं ना फूल, से वहां पर स्वर्णिम ये नाम दिया गया। स्वर्णिम यानी स्वर्ण, सोने जैसा, वहां कमल कैसा दिखाई दे रहा है? सोने जैसा दिखाई दे रहा है। तो उसके ऊपर वो ओस के जो कण हैं, पानी के बूंदे, तो कैसे दिखाई दे रही है? वो उस पर एकदम मोती जैसी दिखाई दे रही, जैसे कमल के फूल को आपने देखा होगा, उसके ऊपर अगर हम पानी के छींटे मारेंगे ना, तो पानी के छींटे रुकते नहीं है, वो एक गोल स्वरूप में वहां पर कमल के ऊपर दिखाई देंगे, जैसे लगेगा कि मोती वहां पर रख दिया गया है। तो जो एक प्रकृति का यहाँ पर वर्णन किया है बाबा जी ने, तो क्या करें कि वहां पर स्वच्छ सफेद, उसके सर पर यानी उसके ऊंची सी चोटी पर एक मोती, ओस के जो मोती कमल के स्वर्ण रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो कमल, उसके ऊपर उसका जब प्रकाश पड़ रहा है तो वो पानी की बूंदे एकदम हमें मोती के स्वरूप में दिखाई दे रही है। बादलों को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, तुंग हिमालय, अब जो यहाँ पर अमल धवल गिरी के शिखर कहा गया ना, ये किसे कहा गया है? ये हिमालय को कहा गया है। हिमालय पे बहुत, आप जानते हैं कि हिमालय बर्फ का पहाड़ है, हिम। हाँ, तो वो कैसा दिखाई दे रहा है? स्वच्छ दिखाई दे रहा है, सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। तुंग यानी कि ऊंचे ऊंचे जो हिमालय के जो चोटियां हैं, वहां पर बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं। तो उनकी जो झील है, उनके आसपास में जो समतल देश है जहां पर लोग बसे हुए हैं, वहां से एक हंस का जोड़ा आया हुआ है, जो पावस की उमस यानी वर्षा की जो गर्मी है, उमस मतलब गर्मी, ठीक है, उससे वो आकुल होकर के, आकुल व्याकुल होकर के
वो कहाँ पर आए हैं? वो हंसों का जोड़ा हिमालय के उस ऊंचे चोटी पर या हिमालय की उस छोटी बड़ी जो झीलें हैं वहां पर आए हुए हैं, वर्षा की उमस से आकुल होकर। तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो समतल देशों से आकर के वर्षा की उमस से छुटकारा पाने के लिए जो हंसों का जोड़ा वहां पर आया है, विष तंतु को खोजते हुए आया है। विष तंतु अर्थात जो कमल के नीले नीले डंठल होते हैं ना, रेशे, उसको खोजते हुए वहां पर आए हुए हैं। और फिर वहां पर छोटी बड़ी जो झीलें हैं हिमालय के यहाँ पे, वहां पर उन कमलों को उन्होंने तैरते हुए देखा है। ठीक है। और क्या आपने बादल को घिरते देखा है? इस दो पंक्तियों में या दो पैराग्राफ में आप यहाँ पर शब्दार्थ देखें। उमस यानी गर्मी, आकुल व्याकुल होना, तिक्त यानी तीखा, तीखा या आप तीखा मतलब स्वाद से यहाँ पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर तीखा यानी कि जो हिमालय की जो ऊंची चोटी है तीखी होती है, तीखी यानी एकदम नुकीली ऐसा। मधुर यानी मीठा, विषतंतु कमल नाल के रेशे, अमल स्वच्छ धवल सफेद, शिखर यानी चोटियां, तुहिर यानी ओस, सलील पानी। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो आगे का आप देखेंगे पैराग्राफ कविता का, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद बंद था अनिल बह रहा था, बारुण बालारुण की मृदु किरणें थी, अलग अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। अब इस पंक्तियों में यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था। सुप्रभात यानी कि जो सुबह होती है, सुप्रभात। ऋतु कौन सा ऋतु था? बसंत का ऋतु था। वहां पर मंद मंद अनिल यानी पवन, हवा, मंद मंद हवा बह रही थी सुबह के समय। और ऋतु कौन सी थी? बसंत की। बालरुण की मृदु किरणें थी यानी सूर्य की। जब सुबह आप देखेंगे सूर्य की जो किरणें हैं, हम सूर्य की किरणों को एकदम स्वच्छ रूप में हम देख सकते हैं। उस वक्त हमारी आंखों को तकलीफ नहीं होती है सूर्य की किरणों को देखने में। तो सूर्य की किरणें कैसी थी? लाल। और उसके आसपास की चोटियों पर पड़ रही थी। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही थी? जो आसपास की शिखर है, पर्वत की चोटियों पर, वहां पर पड़ रही थी। तो एक वो कैसा वहां का दृश्य होगा, जैसे कि किसी मोती पर या एक स्वर्ण पर प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। जो यहाँ पर क्या कहा गया? अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, जो कैसे लग रहे थे? सूर्य की किरणें जब वहां पर पड़ रही थी ना, तो वो स्वर्ण की तरह दिख रहे थे। पहाड़ जो है, शिखर, वो सूर्य की तरह दिखाई दे रहे थे, सोने की तरह दिखाई दे रहे थे। और एक दूसरे से विरहित होकर, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी थी। एक दूसरे से विरहित यानी जो एक दूसरे से बिछड़े हुए थे, अलग थे, उनको वो सुबह का प्रातः काल होने का, यहाँ पर प्रातः काल होने का इंतजार कर रहे थे। वो कौन थे? देखें आगे। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रेम कलह छिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। तो यहाँ पर बिछड़े हुए कौन थे? चकवा और चकी, जो पक्षी है चकवा चकी, जो एक शाप के वश अभिशापित, निशा काल के चीर अभिशापित, यानी उनको एक श्राप मिला है, जो
निशा काल यानी निशा यानी रात्रि के समय वो क्या रहेंगे, एक दूसरे से बिछड़े हुए होंगे, और प्रातः काल होते ही वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। जहां पर तो एक अभिशाप की वजह से जो बिछड़े हुए थे रात के समय, वो प्रातः काल होने पर आपस में मिल जाते हैं। और बंद हुआ कृदन, कृदन यानी उनका रोना क्या हो गया, प्रातः काल एक दूसरे को देखने के पश्चात ही उनका कृदन रोना बंद हो गया। और शैवालों उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रेम कलर छिड़ते देखा। मतलब वहां पर जब वो मिल गए तो महान सरोवर के किनारे हरी शैवालों यानी कि जो हरी हरी मुलायम सी जो घासें थी, घास, वहां पर वो मिल गए। और फिर उनमें एक प्रेम कलर यानी कि उनमें एक प्रेम दिखाई दिया। बिछड़ने के बाद में एक दूसरे से वो प्रेम से मिले, ऐसा वहां पर प्रतीत हो रहा है। तो वहां पर बादलों को घिरते देखा। समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, प्रकृति का ही वर्णन हो रहा है। जो बाबा नागार्जुन जी हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से पक्षियों को और वहां के जो आसपास के पर्वत शिखर है, वो सभी को लेकर के यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। आगे देखें, शब्दार्थ कुछ आए हैं यहाँ पे। कृदन यानी रोना, सरवर तालाब, कलह यानी झगड़ा। अब यहाँ पर बच्चों कलह यानी झगड़ा नहीं लेंगे हम। जो प्रातः काल में वहां चकवा चकवी मिल गए ना, तो जो आपस में उन्हें प्रेम रूपी उनकी जो बातचीत हुए ना, उसको हम यहाँ पर उस संदर्भ में लेंगे। मृदु यानी कोमल, स्वर्णम स्वर्णाभि आभायुक्त, आभा यानी प्रकाश, कैसा प्रकाश, एक स्वर्ण वाला प्रकाश। विरहित यानी अलग, बिना, निशा रात। आगे का, शत सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलग नाभि से उठने वाले निच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा, बादल को घिरते देखा। तो आगे का पैराग्राफ है ना बच्चों, इसमें क्या है, शत सहस्त्र, शस्त्र यानी शत यानी कि 100, सहस्त्र यानी बहुत, हजारों, फुट ऊंचाई पर जो बर्फ के पहाड़ है, हजारों सैकड़ों फुट ऊंचाई पर पहाड़ है, जो ऊंचाई शिखर है, दुर्गम बर्फानी घाटी में, जहां पर कठिन है पहुंचना, हजारों फुट ऊपर है, वहां पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा कठिन है। अलग नाभि के उठने वाले निच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर। अब यहाँ पर बच्चों देखो, जैसे कि आगे के पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा है, उस पैराग्राफ में हमने चकवा और चकवी यानी पक्षियों के एक सुंदर वहां के प्रकृति के बारे में बात की। सब पक्षियों की भी प्रकृति, और जिस प्रकृति में वो देखे जा रहे हैं उसके भी बारे में बात किया। अब यहाँ पर पशु के बारे में बात हो रही है। कौन सा पशु, जो क्या हो रहा है, जो उन्माद ही यानी ऐसे ही किसी के पीछे वो दौड़ रहा है। अलग नाभि से उठने वाले नीच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो गए। उन्माद यानी कि ऐसे ही किसी के पीछे दौड़ने वाला जो एक पशु है। अब आगे आप देखेंगे कौन सा पशु है जो किसके पीछे दौड़ रहा है। तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा, बादल को घिरते देखा है। तो कौन सा पशु है, मृग यानी हिरन, जो अपने ही नाभि से उसे कस्तूरी की सुगंध आ रही है। और बच्चों हर एक जो मृग है उसमें कस्तूरी नहीं पाई जाती है,
एक कुछ ही ऐसे बहुत ही विलक्षण हिरण मृग होते हैं जिनमें कस्तूरी पाई जाती है, और कस्तूरी इतनी सुगंधित होती है ना कि वो अपने आसपास के बहुत कई क्षेत्रों तक उसकी सुगंध फैल जाती है। तो जो मृग है उस प्रकृति में जो सहस्त्र हजारों सैकड़ों फीट ऊंचाई बर्फ से ढकी हुई जो शिखर है, चोटियां हैं, उसके नीचे वहां पर पशु मृग जो पशु है वो अपने से ही आने वाली सुगंध को खोजते हुए यहाँ वहां उन्माद यानी व्यर्थ ही ऐसे ही दौड़ रहा है। उसे पता नहीं होता है कि ये जो सुगंध है, कस्तूरी की महक, वो उसके नाभि से ही आ रही है। ये चीज उसे मृग को पता नहीं होता है। तो ऐसे प्रकृति में क्या आपने बादल को घिरते देखा है? अब आगे की पंक्तियों में पहले शब्दार्थ देख लें। अलग यानी न दिखाई देने वाला। अब क्या नहीं दिखाई दे रहा है? कस्तूरी जो मृग की नाभि में है वो। उन्मादक यानी नशा करने वाला, यानी जैसे एक नशा करने वाला है वो ऐसे ही व्यर्थ यहाँ वहां दौड़ता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर मृग को बोला गया है कि वो उसे पता नहीं है, और वो एक नशा करने वाले की तरह यहाँ वहां केवल दौड़ रहा है उस सुगंध के पीछे। परिमल यानी सुगंध, तरुण युवा, चिढ़ाना यानी झलना, कूदना, शत सौ, सहस्त्र हजार, दुर्गम कठिन, बर्फानी यानी बर्फ से जो पूरा ढका हुआ होता है, बर्फ युक्त। आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के, व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? सही माने में यहाँ पर कवि प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो धनपति यानी धन के जो एक स्वामी है कुबेर, वो कहाँ गए, और उनकी अलकापुरी जहां पर वो रहते हैं ना, तो जगह का नाम अलकापुरी है, वो कहाँ चली गई। और क्या कह रहे हैं कि जो कालिदास, कालिदास भी कवि है, महान कवि, जिन्होंने मेघदूत एक कविता की रचना की थी, उनकी रचना का नाम है मेघदूत। इसमें भी कालिदास जी ने बादलों के बारे में, मेघ के बारे में बहुत ही अलग अलग उदाहरणों के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो क्या कह रहे हैं? कहाँ गए धन के स्वामी कुबेर और उनकी अलकापुरी? क्यों? क्योंकि वो प्रकृति जो उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है, जिस प्रकार से प्रकृति का, वहां के पशु पक्षियों का, उनकी एक पशु पक्षियों के अंदर जो भावना है उसका जो वर्णन किया है ना, वो धन के स्वामी कुबेर और उनकी जो अलकापुरी है, उनकी अलकापुरी से भी बहुत ही ज्यादा सुंदर यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गई, अलकापुरी कहाँ गई, धन के स्वामी कुबेर जी कहाँ गए। अगर वो यहाँ पर होते तो यहाँ की प्रकृति और यहाँ के पशु पक्षियों को देख करके आज वो अपने अलकापुरी को भी भूल गए होते। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि जो कवि कालिदास जी हैं, उन्होंने अपने मेघदूत, देखें, नहीं ठिकाना में कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। क्या कह रहे हैं कि कालिदास की जो उन्होंने मेघदूत लिखा है, जो उनकी रचना है, वो उनके जो बादल है, मतलब कालिदास की जो रचनाओं में मेघों का जहाँ वर्णन किया गया है ना, वो उन मेघों को उन्होंने अमृत जल की तरह बताया है, यानी गंगा जल। गंगा जल भी अमृत जल होता है ना, तो क्या कालिदास जी ने अपनी रचना में मेघों को एक गंगा जल की तरह बताया है। तो इनसे भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो गंगा जल से भरे हुए जो कालिदास के मेघ हैं, वो कहाँ चले गए, उनके बादल, उनके मेघ कहाँ चले गए।
हाँ, बहुत ढूंढने पर भी उनके मेघों का पता नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा आपको कि यहाँ की जो प्रकृति का, यहाँ के बादलों का जो वर्णन है या जो दृश्य है, वो कालिदास की रचना मेघदूत से भी अप्रतिम है, अर्थात बहुत ही सुंदर है। जो कालिदास ने अपने रचना में मेघदूत को क्या बताया है, एक अमृत जल बताया है। वो अमृत जल भी कहाँ चले गए, इन प्रकृति के सामने। आगे देखें, बरसा पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज भिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि क्या पता कि वो बादल कहीं बरस पड़े होंगे, अर्थात कि मेरे इस प्रकृति का वर्णन, या मेरे जो आज मैं इस प्रकृति को देख रहा हूँ, उस प्रकृति को देख करके हो सकता है लज्जा के मारे कालिदास के जो मेघ है वो कहीं पर बरस पड़े होंगे, इसलिए आज वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब कवि की कल्पना है। यानी वो एक तुलना कर रहे हैं किससे, धनपति कुबेर उनकी अलकापुरी से और कवि कालिदास के मेघदूत से। यहाँ के प्रकृति का वर्णन की जो एक तुलना कर रहे हैं कि उनसे भी बहुत ही ज्यादा सुंदर यहाँ की प्रकृति का दृश्य है। और कवि क्या कर रहे हैं, उनसे तो गगनचुंबी कैलाश पर्वत की चोटी पर बड़े बादल को झंझावत से लड़ते देखा है। झंझावत यानी क्या है, झंझावत यानी तूफान, तूफानों से लड़ते हुए देखा है। महामेघ को, जो एक बादल है, बहुत बड़े बड़े बादल, कौन से, किसके, कवि कालिदास के जो बड़े बड़े बादल हैं गंगा जल से भरे हुए, उनको तूफानों से भी लड़ते हुए देखा है। लेकिन आज यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके वो कहीं पर बरस चुके हैं, इसीलिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बादल को गिरते देखा है। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ आए हैं, देख लें। नभचुंबी यानी आकाश को चुमने वाला, यानी आकाश रूपी ऊंचा, शीर्ष यानी ऊंचा स्थान, झंझानील तूफान, कुबेर धन का देवता, व्योम प्रवाही आकाश में बहने वाला, कवि कल्पित यानी ख्याली, यानी कवि के जो ख्यालों में, यानी उनकी कल्पना के अनुसार। अब कुछ यहाँ पर हम अपने प्रश्नोत्तरों पर आ जाते हैं। अब यहाँ देखें बच्चों, कवि ने महामेघ को यहाँ और इनसे लड़ते देखा है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ कवि ने महामेघ को यहाँ मतलब कहाँ और किन से लड़ते देखा है, तो कैलाश शीर्ष पर। यहाँ यानी स्थान कहाँ है, कैलाश शीर्ष, और किन से, झंझानील, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि तूफानों से लड़ते हुए देखा है। किसे, महामेघ, कवि कालिदास के जो मेघदूत हैं उनको कैलाश शीर्ष पर तूफानों से लड़ते देखा है। कवि के अनुसार अकल्पित कल्पनाएं, अकल्पित यानी जो कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी कल्पनाएं कौन सी है, गगनचुंबी कैलाश की चोटी पर महामेघ गर्जन करता हुआ, और दूसरी कल्पना क्या है कि महामेघ झंझील यानी तूफानों से युद्ध करता हुआ। ये क्या है, ये दोनों कवि की अकल्पित कल्पनाएं हैं। कवि ने बादल को यहाँ देखा है, कहाँ देखा है कवि ने बादल को, हिमगिरी के शिखरों पर, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, हिमालय के कंधों पर स्थित झीलों पर, और मानसरोवर झील के ऊपर। इन चारों स्थानों पर कवि ने बादल को घिरते देखा है।
ये आपको सहायता हो जाएगी आपके प्रश्न उत्तर के लिए, क्योंकि ये पाठ के बीच बीच में के प्रश्न उत्तर है। अब कविता में कुछ व्याकरण भी आए हुए हैं। अक्सर हम कविता में काफी व्याकरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, बादल को घिरते देखा है, यहाँ पर काल परिवर्तन है। क्या करना है? इसे पूर्ण भूतकाल में करना है। बादल को घिरते देखा था। संधि विच्छेद कुछ आए हुए हैं, जैसे सरोवर, सर, धन, वर। सर, ये जो डबल डॉट है ना, जैसे मैंने आपको एक बार और ग्रामर का जब पोर्शन लिया था उसमें आपको मैंने बताया था, ये जो डबल डॉट है उसको हम ह भी पढ़ते हैं। बाल, धन, अरुण, स्वर संधि है। स्वर्णाभ, स्वर्ण, धन, आभ, स्वर संधि। उन्मादक, उद, धन, मादक, व्यंजन संधि है। कुछ मुहावरे हैं। अपनी राह चलना, जिसे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। उमंगे बैठ जाना, कसर न छोड़ना, हिल उठना। ये आपके यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं। चाहिए तो आप इसे लिख सकते हैं और इसका अर्थ लिख करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखो, जो एक कविता से हमें संदेश जो प्राप्त हो रहा है, या एक कविता का जो निचोड़ है वो क्या है। इस कविता में कवि नागार्जुन ने प्रकृति के सुरमय रूप का आकर्षक चित्र तो किया ही है। मतलब प्रकृति के सुरमय, अर्थात जो प्रकृति है उसका एक सुंदर या एक लयबद्ध रूप में यहाँ पर आकर्षक चित्रण किया है, जिसे कुबेर और उनकी अलकापुरी और कवि कालिदास जी उनके मेघदूत, इन रचनाओं को भी उन्होंने क्या किया है, पीछे छोड़ दिया है। इतना सुंदर उन्होंने यहाँ पर प्रकृति और पशु पक्षियों का एक चित्रण किया है। बिंब विधान के माध्यम से तारा ही है। बिंब अर्थात जो एक यहाँ पर प्रतिबिंब है, एक छाया रूपी है ना, उसे विधान के रूप के माध्यम से उतारा है। लेकिन इसके साथ ही साथ वे इस कविता के माध्यम से मानव समाज के बीच की जो खाइयां है उसे पाटना चाहते हैं। कैसे? जो मानव समाज में एक दूरी बन गई है, मानवों में एक दूसरे में क्या हो गया है, कलह झगड़ा, इस रूप में एक दूरी जो आ गई है ना, उसे क्या किया है, यहाँ पर कवि ने पाटने की कोशिश की है प्रकृति और पशु पक्षियों के अलग अलग उदाहरण के माध्यम से ना। प्रकृति का व्यवहार इस बात की ओर संकेत करता है। इस प्रकार कविता प्रायः राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर भी सवाल एवं व्यंग करने वाले कविता के दूसरे पथ की ओर भी संकेत करती है। देखो बच्चों, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ अपनी एक कविता के माध्यम से, जिसमें इन्होंने एक पशु पक्षियों को और प्रकृति के जो चित्रण किया है ना, सुंदर चित्रण, उसके माध्यम से इन्होंने जो समाज में दूरी आ गई है और एक राजनीतिक जो आजकल काफी सवाल या एक व्यंग के रूप में आ गया है, या फिर हम ये कहें कि कुछ कवियों को राजनीतिक या सामाजिक इस पर कविता या व्यंग करने का जो एक उद्देश्य मिल गया है ना, उससे हट करके इन्होंने एक रचना की है प्रकृति की, जिसके माध्यम से उन्होंने सारी अपने समाज में जितनी समस्याएं हैं उसे हटाने की, उसे पाटने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। जहां अनुराग, प्रेम, ममता, मानवीय मूल्य प्रकाशित हुए। इस कविता के माध्यम से इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर मूल्य सभी के सामने रखे। मूल्य यानी एक वैल्यूज,
जिसके मानव जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्या है? अनुराग है, प्रेम, मानवता, ममता। ये सारे मूल्य जो है वो समाज में या राजनीतिक में या मानवों के अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो इन्होंने क्या किया है, अपने इस कविता के माध्यम से लोगों के सामने लाया है। अब अपना गृह कार्य ले लें। अंतरजाल, अंतरजाल यानी आपका इंटरनेट जो है, वहां से आप बादल, हिमवर्षा, हिमवर्षा सबको पता होगी, जो बर्फ की जो बारिश होती है, कोहरा, तुषार संबंधी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। कहाँ से? नेट से, आपके इंटरनेट से आपको बादल, हिमवर्षा, कोहरा, तुषार, इनसे संबंधित आपको जानकारियां प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों? अब अगर यदि किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो मिस, हाँ, ये गृह कार्य का मतलब क्या होता है? गृह कार्य यानी कि होमवर्क, आपका होमवर्क है ये। उसका मीनिंग, हाँ, होमवर्क, उसका मीनिंग मतलब क्या रहता है? वो समझ में नहीं आता गृह कार्य। ओके ओके ओके, गुड। गृह कार्य यानी आपका होमवर्क। होमवर्क ना? हाँ, हाँ, थैंक यू, बस उतना है। अच्छा लगा आज का लेक्चर। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बच्चा। कोई कुछ पूछना चाहता है? आज हमने प्रकृति के सुंदर चित्रण को, कवि जो नागार्जुन जी हैं, उन्होंने पशु पक्षियों के एक सुंदर चित्रण और हिमालय के स्वच्छ सुंदर, वहां इसे देखते हुए आगे हम बढ़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी अपने जीवन में कुछ मूल्य को अपनाएंगे, जो मूल्य मैंने आपको लास्ट में आपको सीख के रूप में दी है। ओके, सो धन्यवाद।